जैसे कि आप आयरन देखोगे, आयरन के ऊपर गोल्ड की, सोने की एक परत चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है, आपको चेन महंगे में बेची जाती है, सोने की परत चढ़ा के दे देगा। हाई रेजिस्टेंस होगा कोरोजन के। अब यदि आयरन के ऊपर प्लेटिंग कर दी जाए, मतलब परत चढ़ा दी जाए, प्लेटिंग मतलब परत चढ़ा दी जाए, प्लेटिंग कर दी जाए गोल्ड की, तो वो जल्दी से आयरन किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि ऑक्सीजन के साथ जब कांटेक्ट में ही नहीं आएगा तो भाई क्यों करेगा ना, वो नहीं कर पाएगा। गोल्ड नहीं करने देगा, गोल्ड जल्दी से रिएक्ट नहीं करता किसी से। अब गोल्ड तो इसको बोलेगा हाई रेजिस्टेंस। यदि कोई चीज़ प्रतिरोध करना, हाई मतलब ज़्यादा, और रेजिस्टेंस क्या, दैट मीन्स प्रतिरोध करना, किस चीज़ को रोकना, जंग लगने से रोकना, रेजिस्टेंस। समझ में आ गया आपको? आगे क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर एलोएज। एलोएज क्या होता है? मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ होमोजीनस सॉल्यूशन। मीन्स क्या होता है? होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब क्या होता है? सेम, और जीनस मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन जो होते हैं वो। ओके, एलोइज मतलब होता है होमोजेनस, मतलब कि सेम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसी चीज़ का भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस का, दैट मीन्स मेटल्स का भी सॉल्यूशन हो सकता है, नॉन मेटल्स का भी हो सकता है। तो मेटल्स का मिक्सचर भी होगा तो हम बोलेंगे उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। याद रखना, जब मेटल का मिक्सचर होगा तो भी हम सॉल्यूशन बोलेंगे, और जब चीनी और पानी का जब सॉल्यूशन होता है तब भी उसको हम सॉल्यूशन ही बोलते हैं। कोई भी चीज़ होती है, सॉल्यूशन आपका सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। एलोइज आर होमोजेनस मिक्सचर, होमो मतलब सेम और जीनस मतलब होता है सॉल्यूशन। सेम सॉल्यूशन मतलब कि सॉलिड 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 जब आपस में मिलता है सेम सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब सॉलिड सॉलिड को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉलिड जब सॉलिड के साथ रिएक्ट करता है तो इसको भी हम सॉल्यूशन बोलते हैं। और जब सॉलिड लिक्विड के साथ, ये हो गया सेम, होमो हो गया, ये होमोजीनस हो गया। ये सॉलिड सॉलिड के साथ मिल रहा है तो उसको बोलेंगे हम सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा? वो होमोजीनस सॉल्यूशन होगा। और लिक्विड लिक्विड मिलेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, होमोजीनस होगा, क्योंकि होमो है, ये होमोजीनस है, सेम लिक्विड लिक्विड है। ओके, सॉलिड लिक्विड गैस, गैस गैस आपस में मिलेगी तो वो होमोजेनस मिक्सचर होगा, दैट मीन्स एलोइज होएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एलोइज। फॉर द एलिमेंट्स कुड बी टू मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। एन एलोय इज फॉर्म बाय फर्स्ट मेल्टिंग द मेटल। जो एलोय बनता है वो पहले पिघला के बना दिया जाता है, मेटल को हम पिघला देते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, एंड देन डिजोल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन इट। और दूसरा कोई भी दूसरा एलिमेंट अगर हम उसमें डाल देते हैं, मेटल मेटल है, सॉलिड सॉलिड की फॉर्म, सॉलिड वाला है और सॉलिड को सॉलिड में डालेंगे तो इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस। दैट मीन्स ये एलोयज बन गए। क्या बन गए? ये एलोय। जब एक मेटल दूसरे के अंदर, दूसरे मेटल के अंदर डाल दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एलोय। समझ में आ गया होगा आपको? फॉर एग्जांपल स्टील इज एन एलोय ऑफ आयरन एंड कार्बन। बोल रहा है कि यहाँ पर कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यदि होगी हमारे पास, कौन सी इनमें से कौन सा पेयर होगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो बोल रहा है NaCl सॉल्यूशन कॉपर के साथ, मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेगा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू एल्यूम, तो ये एल्यूमिनियम इसको हटा नहीं सकता। ज़्यादा पावर से मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा क्या है? रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन सल्फेट और सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन, तो ये अगेन ये भी नहीं हट पाएगा। कॉपर सिल्वर से, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से सॉल्यूशन से कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, यस, तो ये होगा हमारा डी होगा, क्योंकि कॉपर क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। तो ये आंसर है। कौन सी प्रोसेस है, कौन सा मेथड है जिस प्रकार से हम किसी भी आयरन को, या आयरन फ्राई पैन जो होता है हमारा, जो चाय बनाते हैं जिसमें हम पैन को, आयरन का, लोहे का है वो, इन चारों में से कौन सी चीज़ अप्लाई करें जिससे उस पर जंग ना लगे? तो पहले बोल रहा है कि अप्लाइंग ग्रीस। अगर ग्रीस लगाएंगे तो हम पानी में धोएंगे जब पानी में उस फ्राई पैन को, तो वो तो निकल जाएगी, तो फिर तो ये तो नहीं हो सकता, तो नहीं है ये। अप्लाइंग पेंट, पेंट भी घिस जाएगा जब हम उसको बार बार धोएंगे, रगड़ेंगे, इसको मांजेंगे, तो पेंट से नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, कि एक जिंक की कोटिंग लगा सकते हैं क्या वहाँ पर? तो आंसर क्या होगा? सी। तो इसको बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। जब हम जिंक की कोटिंग किसी के ऊपर चढ़ाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ओके, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सेम चीज़ आंसर आपको ये बताने की कोशिश करेगा पहले, तो हम ये सब चीज़ें अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है फ्राई पैन की। किसी के ऊपर जंग ना लगे, हम तीनों को अप्लाई करते हैं, जिंक ग्रीस भी लगाते हैं, पेंट भी करते हैं, और उसके ऊपर जिंक भी कर सकते हैं। तीनों ही सही थे। यदि हमारे पास फ्राई पैन ना होकर कोई दूसरा ऐसे मेटल है जो जिसका पानी से या कोई किसी के कांटेक्ट से, या हम देखते गाड़ी में हम ग्रीस लगाते हैं तो वहाँ पानी नहीं जाता, गाड़ी के अंदर जल्दी से पानी नहीं घुसता, तो क्या होगा? वहाँ पर हम ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर ग्रीस लगा सकते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर ये तीनों ही सही
हो सकते थे यदि यहाँ पर फ्राई पैन ना होता। फ्राई पैन क्यों? क्योंकि वहाँ पर से फ्राई पैन को हम घिसते हैं तो जो ग्रीस होती है वो निकल जाएगी, घिसेंगे हम, उसको मांजेंगे तो वो ग्रीस निकल जाएगी, है ना। हम खाना भी पकाएंगे और उसके ऊपर ग्रीस लगा रखी है तो फिर तो क्या होगा, खाना मिक्स हो जाएगा ना ग्रीस के पास, और साथ में पेंट लगाएंगे तो पेंट छूट जाएगा। तो हम जो तीसरा बचा है, अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, तो ये तीसरा इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या आंसर भी यही बोल रहा है कि कोशिश कर रहा है आंसर कि वी कैन आल्सो अप्लाई ग्रीस एंड पेंट टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। However, in case of iron frying pan, grease and paint cannot be applied because the pan will be heated and washed again and again. The coating of grease and the paint would destroyed. जो कोटिंग होगी ग्रीस की और क्या होगा, पेंट की, वो ख़राब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है इस चीज़ को हम पिघला देते हैं ना, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल मतलब घुलनशील, जो घुल जाते हैं। सोल्यूबल वो होते हैं जो घुल जाते हैं, चीनी हो गई, साल्ट नमक हो गया, उससे सोल्यूबल बोलते हैं। द एलिमेंट इज़ लाइकली टू बी, वो एलिमेंट कौन सा है जो एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगा, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ऑक्सीजन इन चारों में से कौन सा एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। याद रखना, ऐसा एक ही एलिमेंट है जिसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा जिसमें मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, मतलब वो पानी गर्म हो जाएगा, ऑलरेडी अपने आप ही गर्म हो जाएगा। वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम के साथ यदि हम ऑक्सीजन मिलाते हैं तो क्या होगा, मिलाते हैं तो सोल्यूबल होगा, वो मिला देंगे तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको पता है कि यदि हम मेल्टिंग पॉइंट के अंदर कंपाउंड ऑक्सीजन डालेंगे तो वो क्या होगा, गर्म होता है। कैल्शियम, चूना जो होता है, चूना देखा है ना आपने, चूना गर्म होता है, तो ऐसे ही कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन मिलाएंगे तो वो गर्म होगा। तो आंसर की इस कैल्शियम, कार्बन नहीं होगा, सिलिकॉन भी नहीं होगा और आयरन भी नहीं होगा। इसे लिख सकते हो साथ में किताब में, कॉपी में। क्वेश्चन में बोल रहा है जो फूड कैंस देखी है ना आपने, जो टीन की बनी होती है, टीन की होती है वो टीन, उसके ऊपर जो होता है ना, टीन की कोटेड होती है, कोटिंग चढ़ी होती है, पर चढ़ी होती है टीन की, ना कि जिंक की। तो ऐसा क्यों? जिंक इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन टिन। टिन लेस रिएक्टिव होता है जिंक। अगर यदि हमारे पास जिंक के ऊपर कोई भी कुछ भी लग सकता है, कोई भी कोरोड लग जाएगा, जल्दी किसी से भी रिएक्ट कर सकता है जिंक, कोई खतरा हो सकता है, मतलब जिंक से खतरा हो सकता है क्योंकि जिंक होता है वो जल्दी से किसी से भी रिएक्ट कर जाएगा एज़ कम्पेयर टू टिन। टिन नहीं करेगा क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है, रिएक्शन करवा सकता है, कोई भी रिएक्शन कर देगा। जो जिंक होगा वो कोई भी रिएक्शन कर जाएगा, कोई भी ख़राब कर देगा किसी चीज़ को, किसी के साथ रिएक्ट कर गया तो ख़त्म कर, मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ बना भी सकता है जिंक किसी के साथ रिएक्शन करके। बट टिन के ऊपर पूरा भरोसा है क्योंकि टिन लेस रिएक्टिव है, इसके ऊपर भरोसा भी है क्योंकि ये जल्दी से किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 5 कि बोल रहे हैं यहाँ पर जो यदि हमारे पास एक हैमर दिया गया है हमें, और या फिर बैटरी दी गई है, और एक बल्ब दिया गया है, वायर दिया गया है और एक स्विच दिया गया है, हमें कैसे, क्वेश्चन नंबर ए में आप इधर ही सेम नीचे इसके बोल रहा है कि कैसे आप पता करोगे, किस तरीके से आप इसको अलग अलग करोगे जिसके कारण आप बता सकोगे कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। दैट मीन्स इनमें से कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल, हम कैसे पता करेंगे? यदि हम हथौड़े से, याद रखना, यदि हमारे पास, हम कैसे किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हथौड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। हथौड़े से यदि हम पीट कर किसी भी इनमें से कोई सी भी चीज़ को हम पीट कर शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हम उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट में मेलेबल है, यानी कि वो मेलेबल है, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली सी शीट बना सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो एक तरह का, वो क्या चीज़ है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? मेटल बोलेंगे। यदि वो शीट में कन्वर्ट हो गए तो उसको क्या बोलेंगे हम? मेटल। और अगर वो नहीं हो पाई तो नॉन मेटल है, सिंपल सी। बी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ है, इनकी यूज़फुलनेस बतानी है इनके अंदर। इस सेकंड पहले वाले जो टेस्ट हमने किया था उसका यूज़फुलनेस बतानी है कि मेटल में और नॉन मेटल्स के किस बेस पे, या इसकी यूज़फुलनेस किस चीज़ में आई, काम किस में आया। जो ए वाला जो क्वेश्चन है वो ए वाला क्वेश्चन किस चीज़ के काम आ रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई ये जो ए वाला क्वेश्चन है वो फिज़िकल प्रॉपर्टी बता रहा है, इन सभी की फिज़िकल प्रॉपर्टी बता रहा है, बैटरी की, बल्ब की, हैमर की भी एक खुद की एक फिज़िकल प्रॉपर्टी पता चल रही है यहाँ से, और वायर की और साथ में स्विच की, इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी बता रहा है यहाँ पर। सिंपल सी बात है। अब एक बार पढ़ के देखते हैं यहाँ पर। विद द हैमर वी कैन बीट द सैंपल एंड इफ़ इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स दैट इज़ इट इज़ मेलेबल। जो अगर पतली शीट्स में कन्वर्ट हो गया दैट मीन्स मेलेबल, देन इट इज़ ए मेटल, अदरवाइज ए नॉन मेटल।
तो वो क्या होगा, मेटल होगा अगर वो मेलेबल होगा, अगर नहीं हुआ तो नॉन मेटल है। Similarly, we can use the battery, bulb, wires and switch to get up the circuit with a sample. If the sample conducts electricity, then it is a metal, otherwise a non-metal. सेम चीज़ बोल रहा है कि यदि हम सैंपल को लेते हैं, उसमें से इन्हीं सैंपल्स को लेते हैं और इनमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो क्या जो मेटल के अंदर में से जो अगर यदि उसमें से निकलेगी जो इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी, तो वो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करवा पा रही है? यदि हाँ करवा पा रही है तो उसका मतलब वो सारे क्या है, मेटल्स है। वो सारे क्या है, मेटल्स है। और अगर नहीं करा पाई तो क्या है, नॉन मेटल है। द अबाउट आर यूजफुल इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन, एज दिस आर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, नो केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन दिस टेस्ट्स। ओके, सिंपल सी, इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हुई ना, क्या हुई है, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, मेटलॉइड्स होते हैं जिनके अंदर मेटल्स की प्रॉपर्टी, लिख लो ये कॉपी में, जिनके मेटलॉइड्स किसे कहते हैं हम, मेटलॉइड के अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है और साथ में नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ऐसे ही होते हैं एम्फोट्रिक, एम्फोट्रिक के अंदर एसिड की प्रॉपर्टी पाई जाती है और बेस की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है एम्फोट्रिक के अंदर। ओके, इन दोनों की ही प्रॉपर्टी एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स के अंदर या एम्फोट्रिक के अंदर पाई जाती है। उनको एम्फोट्रिक बोलते हैं जिनके अंदर दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, एसिड की भी और बेस की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। पढ़ के देखिएगा हम इस क्वेश्चन को कि व्हाट आर द एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। आंसर समझ में आ गया होगा आपको। दोज ऑक्साइड्स दैट बिहेव एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है, और जिंक ऑक्साइड ZnO का, जिंक ऑक्साइड। ओके, ये इन दोनों की प्रॉपर्टी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों ही एसिड और बेस की दोनों ही तरफ से ही काम करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी और जिंक ऑक्साइड, ये बेस के रूप में भी काम करते हैं, ये बेस के रूप में भी काम करते हैं और एसिड के रूप में भी काम करते हैं। याद रखना हमेशा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों ही बेस और एसिड दोनों ही के रूप में काम करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पूछ रहा है कि 2 मेटल ऐसे बताने हैं जो हाइड्रोजन को उसके डाइल्यूट एसिड से, दैट मीन्स अगर HCl है, यदि HCl हमारे पास है, डाइल्यूट एसिड है HCl, तो ऐसे 2 मेटल बताने हैं आपने जो हाइड्रोजन को हटा देंगे, मतलब हटा देंगे हाइड्रोजन को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा देंगे, दैट मीन्स हाइड्रोजन को हटा देंगे। वही हाइड्रोजन को हटा पाएगा जो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, जैसे कि पोटेशियम, पोटेशियम एक मेटल है। एंड सेकेंड वन इज सोडियम, सॉफ्ट मेटल। सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोजन को हटा सकेंगे, क्यों, ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। और दूसरा को बाद में बोल रहा है कि 2 मेटल्स जो होते हैं वो जो नहीं हटा सकेंगे हाइड्रोजन को, इतनी पावर नहीं, मतलब लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर सिल्वर गोल्ड भी हो सकता है, कॉपर सिल्वर, ये बेस्ट एग्जांपल है। ओके, आंसर पढ़ के देखेंगे तभी समझ में आएगा। मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेस इट फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स दैट आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डू नॉट डिस्प्लेस इट, फॉर एग्जांपल कॉपर एंड सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक नाम दे रखा है। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है जो भी साल्ट होते हैं ना, जिन पे प्लस और माइनस का निशान होता है। साल्ट के अंदर से NaCl है, NaCl के ऊपर, Na के ऊपर तो होता है पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर होता है नेगेटिव। NaCl साल्ट जिसे आप कहते हैं। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, साल्ट ज़्यादातर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स जितने भी साल्ट होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट इसके अंदर बोल रहा है कि जो रिफाइनिंग होता है मेटल M का, कोई भी मेटल है उसको रिफाइन किया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है, तो हमेशा याद रखना जो इम्प्योर होता है, इम्प्योर एनोड होता है, जो बेसिकली कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और कैथोड जो होता है वो होता है पॉजिटिव। एनोड जो होता है, क्योंकि इस पर क्या होता है, एनोड पे ये हम इस तरह ट्रिक से याद रख सकते हैं कि एनोड एनायन, एनोड पे एनायन चार्जेस होते हैं, एनोड पे एनायन, ये एक एनायन हो गया और एक एनोड हो गया, और इस पर क्या होती है, ऑक्सीडेशंस होती है, ठीक है, AAO। इसका अपोजिट होता है कैथोड से, क्या होता है इस पे ये होता है CCR, कैथोड, कैटायन और रिडक्शन। तो ये याद रखने का तरीका है, कैथोड, कैटायन और रिडक्शन। ये ज़रूरी है याद रखने के लिए कि AAO और CCR किस पे होता है, कैथोड पे, और एनोड पे क्या होता है, AAO। आपको मैं ट्रिक्स बताइए कि किस तरीके से आप याद रखते हो। एनोड पे क्या होता है, एनायन चार्जेस आते हैं, नेगेटिव चार्ज आते हैं, दैट मीन्स इम्प्योर मेटल जो होते हैं वो होते हैं AO पे, AAO पे इम्प्योर मेटल होते हैं। जो प्योर मेटल होते हैं वो किस पे होते हैं, कैथोड पे,
ठीक है, दे देते हैं, ये प्योर बन जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो ये भी स्टेबल एक तरह से होते हैं, पर ये इम्प्योर, इन पे इम्प्योर होता है एक तरह से। इम्प्योर मेटल एनोड और कैथोड प्योर मेटल। While at the edge of Satan.